साथियों नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा था कि एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। एक्सरसाइज में लेकर के आया हूं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगातार नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने क्वेश्चन आज इम्पोर्टेंट हैं वो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के एनसीईआरटी एक्ट पर दिख ही रही होगी। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, तो हम लोग एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज को आज लेकर के चलेंगे और इस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आज जो सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन हैं, जो सॉलिड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। तो इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर दीजिए और जितने भी सॉल्यूशंस आपको परफेक्ट मिलेंगे, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे आपको सॉल्यूशन, उतने आपको बुक से मदद ज़रूर मिलेगी, लेकिन यहाँ से परफेक्ट जो नेस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा वो आपको नहीं प्रोवाइड हो पाएगी। तो शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चंस के। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और इन क्वेश्चंस को आप लगाइएगा ज़रूर, आपको मदद 100% मिलेगी यहाँ से। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। डिफाइन द टर्म, पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको जानकारी होगी। आपके पास किताब है तो किताब ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी की, है ना। तो इसमें क्या है, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड होते क्या हैं? देखिए, हम आपको बताते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पार्टिकल्स प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं होते, उनका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, वो रैंडमली और डिसऑर्डर्ड होते हैं। यानी कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, ऐसे बोलें कि वो डिसऑर्डर्ड होते हैं, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो भी डेफिनेट नहीं होती है। तो इस तरीके से ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस तरीके से कि भाई नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। एमॉर्फस सॉलिड के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हो सकते हैं, वो हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल में एक तो आप याद रखिएगा ग्लास का एग्जाम्पल याद रखिएगा, ग्लास का एग्जाम्पल याद रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप रबर का याद रखिएगा, RUBBER, रबर का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल आप प्लास्टिक का याद रखिएगा। 3 एग्जाम्पल अगर आप याद रखेंगे तो बड़ा बेनिफिट होगा। यानी इनके मॉलिक्यूल्स में कोई अरेंजमेंट नहीं होता, इनके अंदर कोई भी मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता, ये आइसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं। तो ये सब बातें आप डिफाइन द टर्म्स एमॉर्फस में याद रखिएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनमें क्या होता है, सिंपल इरेगुलरिटी होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनके अंदर कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, उनके अंदर आइसोट्रॉपी जो होती है वो ये आइसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, जबकि क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे 1.2 पे आते हैं। व्हाट मेक अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम द सॉलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज ए क्वार्ट्ज। तो इसको हम पहले मिटा लेते हैं, इसके बाद हम इसको मिटाएं तब ज़रा समझ में, अरे अनडू करना पड़ेगा तो गड़बड़ा गया, इसे पूरा जा रहा है ये। चलिए खैर, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग क्या करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट। ये डिफरेंट कैसे है, इसकी कंडीशंस क्या है, इसको थोड़ा सा अगर ध्यान में रखेंगे आप तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वार्ट्ज और ग्लास बोथ हैव SiO4। ये बात ज़रूर लिखिएगा पेपर में। SiO4 जो स्ट्रक्चर है दोनों के अंदर, वो होता है जिसमें एक सिलिकॉन एटम जो होता है वो 4 ऑक्सीजन से इस तरीके से अरेंज रहता है, ये पैटर्न रहता है इसमें, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद ये टेट्राहेड्रली ज्वाइन होते हैं, वो मैंने आपको दिखाई दिया, डायग्राम से दिखा दिया है। अब आपको यहाँ पर ये भी बता दें, जबकि ग्लास के अंदर ये रैंडमली अरेंज होते हैं और इनके अंदर कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, और ग्लास को के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब लंबे टाइम तक ये अपने फॉर्म में नहीं रहते हैं। तो और जबकि आपके क्वार्ट्ज के अंदर ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। तो इस तरीके से हम इनको क्वार्ट्ज कैन नॉट बी, अब आगे क्या कह रहा है कि क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, क्वार्ट्ज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वो सॉरी क्या करना, क्लॉज क्या है क्वेश्चन, क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड, यस क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास इफ़ इट इज़ मेल्टेड एंड देन मेल्ट। जो पिघला हुआ है उसको ठंडा कर दें, एकदम से अचानक से ठंडा करें तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये मैं यहाँ पर जो लाइनें हैं वो मिटा रहा हूँ, इसलिए आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो ये क्वेश्चन हो गया 1 पॉइंट आपका, कौन सा हो गया 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.3 चलते, क्लासीफाई करना है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसको क्लासीफिकेशन के लिए सिंपल से बता देता हूँ कि भाई आपने ये P4O10 ये मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर पढ़ा होगा, ये मॉलिकुलर सॉलिड्स के अंदर आता है।
P4O10। अमोनियम सल्फेट ये आयनिक सॉलिड के अंदर आता है, तो इसको आयनिक सॉलिड में याद रखिएगा। सिलिकॉन कार्बाइड ये कोवेलेंट सॉलिड में आता है। सिलिकॉन कार्बाइड ये आपको बुक में भी, अगर आप जैसे अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स अगर आप देख लेंगे तो उसमें भी आपको मदद मिल जाएगी कि भाई अमॉर्फस सॉलिड में बुक में एग्जांपल दिया हुआ है ना। तो उससे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आपको क्लासिफिकेशन का तरीका भी पता होना चाहिए कि कौन से आयनिक है, कौन से क्रिस्टलाइन है ना। सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो कौन सा हो गया, ये आपका कोवेलेंट हो गया इस तरीके से। I2 जो है मॉलिकुलर हो गया, P4 भी मॉलिकुलर हो गया। प्लास्टिक एमॉर्फस में चला गया, अभी आपको बताया था मैंने। इसके बाद जो है वो ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट भी कोवेलेंट में। ब्रास जो है, ये ब्रास जो है आपने देखा होगा ये मेटेलिक सॉलिड में चला जाता है। रुबिडियम भी मेटेलिक सॉलिड में जाएगा, ये LiBr आयनिक सॉलिड में जाएगा। और ये सिलिकॉन जो है ये सिंपली जो है वो कोवेलेंट सॉलिड में चला जाएगा। तो इस तरीके से सॉलिड के क्लासिफिकेशन में आप इसकी मदद ले सकते हैं। कौन कौन से किस कैटेगरी में आते हैं सॉलिड्स, ये आप आसानी से बुक की मदद से भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल है, आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। इस तरीके से एग्जांपल आपको एग्ज़ाम में परेशान नहीं करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप रीड कर लीजिएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि जैसे आपने अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जहाँ पर आपको दिक्कत लगती है, जहाँ पर आपको परेशानी महसूस होती है, जैसे सिलिकॉन है, यहाँ पर लगता है कोवेलेंट है, तो नेटवर्क सॉलिड भी इसे हम लोग बोल सकते हैं ना। तो इस तरीके से कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, ध्यान दीजिए इस पर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब, जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक आइटम बनाया, ये हमने दूसरा आइटम बनाया, ये हमने तीसरा आइटम बनाया। अब ये बताइए जो बीच वाला आइटम है जिस पे मैंने क्रॉस कर रखा है, इस आइटम को अगर ध्यान से देखो कितने को टच कर रहा है, 2 को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबरिंग आइटम। कितने आइटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वही कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में आप रखेंगे तो याद रहेगा ना कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैं आपको कुछ के कोऑर्डिनेशन नंबर बता भी देता हूँ, जैसे कि सोडियम। अब सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूँगा। चलेगा नहीं चलेगा ये पेन, चलिए मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब करना क्या है कि मुझे यहाँ पर ये सॉल्व करके दिखाना है कि भाई जैसे मान लीजिए हमने ये आइटम, एक आइटम लिया, ये दूसरा आइटम लिया, ये तीसरा आइटम लिया, ये चौथा आइटम, ये पाँचवा आइटम। इस तरीके से आइटम की एक रोल लगाई मैंने। अब मैं येलो कलर का आइटम ले लेता हूँ जिससे आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। एक आइटम ये आ गया, ये एक आइटम ये आ गया, ये एक आइटम ये आ गया, एक आइटम ये आ गया। इस तरीके से मैं एक लाइन ब्लू ले लेता हूँ। तो इस तरीके से अब मुझे समझाने में बड़ा आसानी हो जाएगी। देखिए क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला आइटम आप देखो, ये वाला आइटम जो है भैया वो कितने को टच कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला आइटम आपको 4 आइटम को टच कर रहा है इस तरीके से। तो मीनिंग क्या निकल के आया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया निकल के आपका 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ क्या, इट इज़ द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इन ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब एक चीज़ और बता दें, जैसे NaCl है तो NaCl के अंदर जो ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस एंड ये कितने, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आएगा। क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन, ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो ईच क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम आयन से और ईच सोडियम आयन भी 6 क्लोराइड आयन से। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, यानी CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है, CCP में ध्यान रखिए 12 आता है। और जो आपका HCP होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। HCP के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही आता है ना। और उसके बाद आपको BCC के अंदर निकालेंगे तो BCC के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका, BCC के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट सीरीज़ पे चलते हैं। भाई क्या कह रहा है देखें, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटॉमिक एटम्स। ठीक, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्यूबिक क्लोज पैक, तो मैंने आपको बता ही दिया है। बॉडी सेंटर्ड वाला भी मैंने आपको भी इसी में एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर अब 1.5 पे देख लेते हैं कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ अननोन मेटल इफ़ यू नो
its density and the dimensions of the unit cell. तो हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ अननोन मेटल, किसी भी अननोन मेटल का एटॉमिक मास हम लोग कैसे पता करेंगे, इसको आपको ज़रा डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हाउ कैन यू डिटरमाइन, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, हाउ कैन यू डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ अननोन मेटल इफ़ यू डेंसिटी। तो यहाँ पर डेंसिटी का सिंपल सा फार्मूला, मैंने बार बार क्वेश्चन को इसीलिए रिपीट किया कि रो इज़ इक्वल टू क्या हो जाता है, जेड इंटू एम अपॉन इंटू यहाँ पर ए क्यूब इंटू एन ए हो जाएगा, एन ए। और अब आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस फार्मूले के थ्रू यहाँ पर रो क्या हो गई, डेंसिटी हो गई, जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ़ एटम्स हो गया, ये सिंपल के लिए 1 आता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 आता है, फेस सेंटर्ड के लिए 4 आता है। मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट ही करना है। ये जो है एज लेंथ है, और एज लेंथ को हमेशा जब निकालते हैं तो आप पिकोमीटर में निकालते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पिकोमीटर की यूनिट क्या होती है, यानी कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है, या फिर 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻12 मीटर होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स कमेंट, कलेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, सबका बताना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। इसमें स्टेबिलिटी भी किसी भी क्रिस्टल की डिपेंड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स होता है उनके ऊपर डिपेंड करती है। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा उतना ही उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आपको मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले सॉलिड वाटर का दिखाना है। तो नेक्स्ट पन्ने पे हम लोग पहुँच लेते हैं, इसको इस साइड में कर देते हैं, इस तरीके से यहाँ लगा देते हैं, ऐसे करके। अब हम लोग लिख लेते हैं सॉलिड वाटर यानी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास कितना, 273.15 केल्विन हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद इथाइल अल्कोहल की बात यानी कि C2H5OH की बात करेंगे तो C2H5OH जो होता है 158 पॉइंट, ये आपको याद करना पड़ेगा, के होता है। इस तरीके से डाईथाइल ईथर का मतलब हुआ C2H5 आपका OC2H5, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा 157 केल्विन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट यानी CH4 का मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो फिर आपका 90.5 केल्विन। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका आ गया, वैसे भी आपको बता दें इसके अंदर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो सबसे ज़्यादा वाटर का होगा। उससे कम इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा वीक रहता है, मतलब कम बनता है, तो इसके अंदर इसके नंबर इसका आ जाएगा। डाईथाइल ईथर और मीथेन में डाईथाइल ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही नहीं है, मतलब इनका अगर वैल्यू ना याद करें तब भी काम चलेगा आपका। और लास्ट में मीथेन पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इस समय, क्वेश्चन नंबर है 1.7। 1.7 क्या कह रहा है कि 1.7 कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स मैंने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइट पे मेरी वीडियो भी है, उसको भी आप देख करके पूरा कर सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल, इस पर भी फुल वीडियो बनाई हुई है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि ये पूरी वीडियोस मेरी, अगर आप सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट यानी प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट के अंदर जो सॉलिड स्टेट है ना, उसको अगर आप देखेंगे तो सॉलिड स्टेट आपको आराम से मिल जाएगा। और सॉलिड स्टेट की पूरी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। हाउ मैनी लैटिस पॉइंट्स आर इन द 1 यूनिट सेल, यानी कि अगर फेस सेंटर्ड में देखें लैटिस पॉइंट कितने होते हैं तो बता सकते हैं फेस सेंटर्ड में लैटिस पॉइंट कितने निकल करके आएंगे। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये बताइए कि अगर हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाते हैं और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को हम देखते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितने एटम्स होते हैं। भाई लैटिस पॉइंट का मतलब जहाँ पर एटम्स होने की पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ पर एटम्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो ज़रा बना के देख लेते हैं कि अगर हमने ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाई, तो ये मैंने बना दी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या है कि अब हम लोग ये देखते हैं कि एटम्स हैं कहाँ। एक तो एटम्स आपको एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये और एक ये, तो ये 8 लैटिस पॉइंट तो ये हो गए। अगर अब हम लोग चूँकि फेस सेंटर्ड है तो एक फेस पे ये बनाया, एक फेस पे ये, एक आगे वाली फेस पे इधर और इधर और इधर, तो आपको 6 ये साइडें दिखाई दे गई और 8, ये यानी कि 6, 8 और 6 14 हो गए, यानी कि 14
लेटिस पॉइंट आपको फेस सेंटर्ड में दिखाई देने चाहिए। तो 14 ध्यान रखिएगा, 14 मिलेंगे आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई नेक्स्ट किस में पूछ रहा है। इसी तरीके से बॉडी सेंटर्ड में चेक करिएगा, 8 कॉर्नर पे एक बॉडी में, यानी कि टोटल पहले वाले में कितने आ जाएंगे। कल कहाँ गया क्वेश्चन भाई, ज़रा देखो, ये फेस सेंटर्ड में आएंगे आपके लेटिस पॉइंट निकल के फेस सेंटर्ड में आ गए आपके कितने 14 आ गए। और फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल की बात कर दी है इसने, फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड की बात कर दी। तो फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल जो होता है उसमें कितने आइटम्स आएंगे। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, फेस सेंटर्ड बनाना है। अब टेट्रागोनल शेप बनाइएगा। टेट्रागोनल शेप का मतलब क्या हो जाता है ये आप जान रहे होंगे, है ना। फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल का मीनिंग आप पहचान पाए होंगे, क्या होता है ज़रा बताएंगे आप, नहीं पता। चलिए, तो अब हम लोग आपको डिस्कशन करके बताते हैं। टेट्रागोनल का मतलब होता है कि इस तरीके की जो शेप होती है, ये जो शेप होती है, अब ये क्यूब शेप नहीं है, टेट्रागोनल है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि टेट्रागोनल के अंदर भी तो लेटिस पॉइंट कितने आएंगे भाई, ये यहाँ होगा, कॉर्नर पे होंगे। चलो मैं कॉर्नर पे ही बता देता हूँ आपको। टेट्रागोनल में भी तो यही कंडीशन है, क्योंकि शेप ही तो बदल चुकी है, और क्या हुआ है, कोई खास बात तो नहीं। तो 8 पॉइंट तो यही होने हर फेस पे होना, तो वही 14 इसमें भी आ जाएंगे। तो लेटेस्ट पॉइंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल में 14 ही आते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट पॉइंट बॉडी सेंटर्ड में 9 आ जाते हैं, और अगर सिंपल पूछा जाता तो फिर केवल 8 ही आते। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। 9 क्वेश्चन नंबर 1.9 को हम लोग बढ़ा लेते हैं कि द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी डिफरेंस बिटवीन द, इसमें डिफरेंस आपको बताना है, वो आप देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक और क्रिस्टल, ये आप बुक्स की मदद से कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी आपको। आयनिक सॉलिड्स और हार्ड सॉलिड ब्रिटल होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है, ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा। कैलकुलेट द इफ़िशियंसी, ये मैंने इफ़िशियंसी पर वीडियोस बना रखी हैं, तो इफ़िशियंसी कैलकुलेशन की वीडियोस मेरी देख लीजिएगा, आपको सिंपल की पता लग जाएगी। बॉडी सेंटर कैलकुलेट करना है, वैसे तो आपको पता ही है, सिंपल में 52.4% होता है, बॉडी सेंटर्ड में 68% होता है, और फेस सेंटर्ड में 74% होता है। लेकिन फुल कैलकुलेशन मेरी वीडियो में आपको मिल जाएंगी, है ना। ये क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल हैं सॉलिड स्टेट के, ये भी मैंने लगातार वीडियोस में करा रखे हैं, तो इनको भी आप कर लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल वाले सब कराए हुए न्यूमेरिकल्स हैं, फुल वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल से बताया हुआ, तो फुल वीडियो आप देखिएगा, समझ जाएंगे आप कि कुछ क्वेश्चंस मैंने जितने भी हैं ये सब क्वेश्चन अपनी वीडियोस में करा रखे हैं। तो अब आपको कहाँ मिलेगी वीडियो, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है, यानी कि सबसे पहले आपको मेरे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में जाना है, फिर आपको कहाँ जाना, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा, और प्ले लिस्ट के साथ में आपको पहुंचना पड़ेगा सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको सभी टॉपिक क्लियर मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स अलग मिलेंगे आपको, है ना, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको अलग मिल जाएंगे, और ये न्यूमेरिकल थ्योरी अलग मिल जाएगी, कैलकुलेशन अलग मिल जाएगी, एक एक टॉपिक डिस्कशन किया हुआ। तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि आप सभी दोस्तों का भला हो सके, सभी मेरे जितने भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, उनका रिवीजन हो सके। और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं लगातार दे रहा हूं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियोस भी उसमें आपको मिल जाएगी। इनको लगाइएगा, मेहनत करिए और अपने टर्म फर्स्ट की तैयारी करिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।